फाइल्स एआई को सेंड करो, और किसी भी एआई को, डीप सीक भी है हमारे पास, जेमिनाई भी, किसी को भी सेंड करो और उससे पूछो कि ये इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, फिर वो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताएगा कि आपका जो अब आपने जो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं वो किस फोल्डर में करने हैं। क्योंकि होता क्या है, हम नोड मॉड्यूल्स और जेएसएन फाइल को हम जो है वो गलत लोकेशन में डाउनलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो नहीं आता है। तो आपकी हेल्प अभी इस वक्त एआई ही कर सकता है, और वो स्टूडेंट से आप लोग आप हेल्प लें जो कि ये काम कर चुके हैं। ठीक है फायजा, आपने एआई की हेल्प लेनी है, अपने स्ट्रक्चर को सही बनाना है। एक दफा स्ट्रक्चर सही बन जाएगा, आपका रन हो जाएगा वेबसाइट। मैम जिन लोगों ने किया है ना, आप इनसे कहे कि एक वीडियो बनाए ना और ग्रुप में शेयर कर, तो हम उसके थ्रू पे चलो वो ठीक कर है, लेंगे। ठीक है, मैं किसी एक से बोल दूंगी कि वो अपनी जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर है उसकी वीडियो ग्रुप पे डाल दें। ठीक है फायजा। ओके मैम, थैंक यू। जी मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा फर्स्ट असाइनमेंट में एक इशू आ रहा है। फर्स्ट असाइनमेंट में इशू आ रहा है? जी मैम, वो जब मैं वेबसाइट को स्क्रॉल करता हूँ ना, नीचे लाता हूँ तो ऊपर जो नेव बार है ना, वो जो है वो गायब हो जाता है, बॉक्स पेज पे नजर नहीं आता। हाँ, गायब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने नेवबार की जो पोजीशन है ना वो जी डिफरेंट रखी है, आपने उसकी पोजीशन स्टैटिक रखी हुई होगी। आप उसकी पोजीशन है फिक्स्ड रख दें तो वो फिक्स्ड हो जाएगी नेवबार। वो मैंने फिक्स किया था, लेकिन उससे जो है ना सारा जो स्ट्रक्चर था वो सारा चेंज हो गया था। काम जो है वो चेंज हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं, अगर वो ऊपर जाके गायब हो रहा है कोई बात नहीं। मैं आपको वो वीडियो भेज दूँ? स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू अभी अभी लाइव दिखाएं अगर दिखाना है तो। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आप लाइव करें। जी अरसलान। जी अरसलान। हमने जो वेबसाइट बनानी थी उसमें टोटली स्क्रैच से बनानी थी ना एग्जैक्टली, तो वो स्क्रैच से तो सारा कुछ प्रिंट लिखवाना सारा कुछ वो एआई से भी करवाया। आपकी आवाज बहुत कट रही है अरसलान, दोबारा बोलिएगा, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। मोहम्मद अहमद स्क्रीन शेयर करें जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग पहले क्वेश्चन पूछे, फिर हमने अपनी क्लास भी करनी है। मैं कर रहा हूँ। जी जी करें। जी अफशा अली। अस्सलाम वालेकुम मैम। आ रहा है नजर? एक मिनट अफशा। जी अहमद। आ रहा है नजर? जी 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 आ रहे हैं नजर। मैम ये देखिए, जब ये इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा ना, एक सेकंड, तो ये ऐसे आ रहा है, हेडर जो है ना, हेडर और नेव बार वो जो है वो चला जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर जा रहे हो, नहीं तो उसकी पोजीशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी। और फिक्स फिक्स आपने ये नेवर अलग से बनाया हुआ भी है या डायरेक्ट होम पेज पे लिखा हुआ है? अलग पेज पे। होम पेज से अलग से नेवर बनाइए ना। नहीं मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ। हम दिखाएं। मैम वो मैंने ना HTML का कोड एक पेज पे लिखा है, CSS का एक पे और JS का एक पे, ऐसे जी किया हुआ। जी एक मिनट फायजा, मैं ये अहमद का देख लूं पहले, कोडिंग दिखाएं। एक मिनट में। मैम वो बस ठीक है, ऐसे बता दे, वो मेरे से हो नहीं रहा अभी। क्या? वो मेरे से ना दूसरा खुल नहीं रहा है, तो ऐसे ही आप बता दो। मुझे कोडिंग नजर ही नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ वो मेरे से कोडिंग वाली फाइल नहीं भी खुल रही। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आपसे जब वो खुले ना तो मुझे आप उसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाएं, ताकि मैं देख के बताऊं कि नेवर का क्या इशू है। वरना अगर नहीं होता है तो इस तरह भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो इस वजह से कह रहा था, देखिए जब मैं यहाँ से अबाउट अस के पेज पे जाता हूँ, अगर यहाँ से कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना ना, तो यहाँ नहीं आता, बस यही था। तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, पोजीशन आपने चेंज की हुई। आप मुझे अपने ना कोड की वीडियो सेंड करिएगा ग्रुप पे, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं कर दूँ। ठीक है,
अच्छा जी ओके। मिनाहिल, आपने स्क्रीन शेयर करनी थी, किसने मैम करनी थी? मिनाहिल। मैम वो ना बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा मोबाइल का इस पे। तो बैक कैमरा से क्यों हूँ, आपने स्क्रीन शेयर करनी है ना। मैम मैंने आपको कहा मैं लैपटॉप पे नहीं ले रही, मैं ना मोबाइल पे ले रही हूँ लेक्चर। अरे तो आप वहां से व्हाट्सएप इन करके डायरेक्ट ले लेना। ओके जी अफशा, अब बोले आप। मैम मैंने फर्स्ट असाइनमेंट जो थी वो चैट जीपीटी से निकाल के कर ली थी। वो जो जिस तरह से समझ आई थी उस तरह से कर ली। फर्स्ट असाइनमेंट किसी तरह से कंप्लीट हो गई। और जो सेकंड वाली असाइनमेंट थी उसमें मैंने एटम्स तक किया। और जब मैं मॉलिक्यूल्स वाला कर रही थी तो वो मतलब मैंने अपना वेबसाइट बनाई ना उसी के ही मैं कंपोनेंट्स ब्रेक कर रही थी। तो जी जी एटम्स तक हो गया। और जब मैंने मॉलिक्यूल्स वाला करना स्टार्ट किया तो चैट जीपीटी से जब मैंने पूछा तो वो बोला कि ना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। वो कनेक्शन मुझसे बन ही नहीं रहा कि मतलब पिछली वाली असाइनमेंट का और इस वाली असाइनमेंट के साथ कोई कनेक्शन की वो लाइंस बोला था वो लिखनी पड़ेंगी और उसके बाद कनेक्ट करवा के फिर आप आगे कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना है कि आपने उसको पिछले असाइनमेंट से थोड़ी कनेक्ट करना है। आपने एक नई उसी तरह की वेबसाइट बनानी है ब्रेक करके, उसको थोड़ी कोई कनेक्ट करना है। आपने एआई से हेल्प लेके उसी को ही ब्रेक करना है। सोचे आप एक नई वेबसाइट बना रही है, आप उसी को नहीं बना रही है, बस सिर्फ वहाँ उसका लेआउट सेम रख सकती है, उसकी कोडिंग थोड़ी सेम रख सकती है, लेकिन उसको ही नहीं करना कन्वर्ट। और बाकी ठीक है मैं आप मैम। लोग को स्ट्रक्चर किसी से सेंड करवाती हूँ, तो आप जरा स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो थोड़ा सा आप लोग को लॉजिक क्लियर होगी कि किस तरह से स्ट्रक्चर में ब्रेक करना है आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को। फिर आप ठीक लोग भी है इंशाल्लाह बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं एवोल्यूशन स्टार्ट कर दूँ। आप लोग अपने पास सब ओपन करके रखे हैं। असाइनमेंट 1 की पहले एवोल्यूशन होगी, कुछ स्टूडेंट से पूछा जाएगा। जी सादिया। मैम मैंने ना रिएक्ट मुझे सही से यूज़ करनी नहीं आती, तो मैंने उसका स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको कर तो लिया था, लेकिन ना ब्राउज़र में कुछ नहीं आ रहा। कोड भी लिखा है सारे पेजेस वगैरह में ना, लेकिन ब्राउज़र पे कुछ भी नहीं आ रहा था। ब्राउजर पे जब कुछ नहीं आता ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो एरर है। तो आप ना डेवलपर्स व्यू पे जाएं, यानी कि जहाँ से हम इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो इंस्पेक्ट टूल पे जाएं, वहाँ पे आपका एरर शो होगा। जब आउटपुट पे कुछ शो नहीं हो रहा होता ना, तो हम वहाँ जाके इंस्पेक्ट टूल पे जो एरर होता है ना, उसको समझते हैं कि वो क्या एरर है। फिर आप उस एरर को एआई पे जाके उससे समझ के वो रिजॉल्व कर लें, ओके मैम, मैं करती हूँ। ठीक है। जब ऐसा एरर हुआ करे ना, जब कुछ नहीं आ रहा हो, उसका मतलब ये कि आपने कोड तो ठीक लिखा है लेकिन वो कुछ ना कुछ इशू है, इस वजह से वो आउटपुट वर्क नहीं कर रहा। तो वो डेवलपर्स व्यू पे जाके आप लोग इंस्पेक्ट टूल से देख सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट 1 का में जो मेरा पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ जो मौजूद नहीं हुआ उसको डायरेक्टली 0 मार्क्स मिलेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। रेहान से, रेहान यहाँ मौजूद है? अगर हैं तो हैंड रेस करें। रेहान, हाँ जी है। ठीक है रेहान, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अपने पास खोल के रखिए, मैं भी ये खोल रही हूँ। अच्छा, आपने इस जेएस में इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है और इसका ज़रा आप एक्सप्लेन करें कि क्यों यूज़ किया है। जी रेहान। रेहान कुछ तो बोले, गलत भी बोले लेकिन बोले तो। माइक ऑन करने से डरा नहीं करा करें, बोलने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जो जितना समझ आ रहा है उतना बताएं कि आपने क्या लिखा है और उसमें क्या इसका फंक्शन है। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं बोला तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, जबकि आप मौजूद भी हैं, आपने काम भी अच्छा किया हुआ है, हैंड रेस भी किया हुआ है, तो इस तरह से मुझे 0 मार्क्स देते हुए ठीक लग नहीं रहा। बताइए आप इसके में जो मैंने पूछा है क्वेश्चन का।
ठीक है, फिर हमने अब वेट कर लिया है। अब रेहान को हम नंबर देंगे, जो कि मैं नहीं चाह रही, बट रेहान कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने बताया था कि इसकी 2 कंडीशन है मार्क्स देने की, या तो फुल या तो फिर बिल्कुल ही नहीं। तो अब ये इनको तो मिल गए फिर 0 मार्क्स। हाँ, व्हाट्सएप में इसका मैसेज आया है। क्या मैसेज आया इनका? तो व्हाट्सएप पे क्यों? मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, व्हाट्सएप पे तो नहीं ले रही हूँ। आवाज नहीं जा रही। अच्छा, आप एक काम करें, कमेंट पे लिखें फिर। आप कमेंट पे लिखें कि आपने जो यूज़ किया है इसका क्या पर्पज़ है। हो सकता है माइक का इशू हो रेहान का। जी जल्दी जल्दी लिखें। बाकी मैं दूसरे का नाम ले रही थी ताकि आप लोग अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, जिनका अब सेकंड बारी जिसकी है। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है तो आप कमेंट के थ्रू बताएं, कोई इशू नहीं है रेहान, अगर कोई इसमें तो। सारा अवान, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने इवेंट लिस्टनर पे एक कंडीशन लगाई है, तो इवेंट लिस्टनर क्या होता है और उस कंडीशन को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, सारा अवान है मौजूद हमारे साथ? सारा हैंड रेस करें। ठीक है, आप अपना प्रोग्राम खोल के रखें। इनके आंसर के बाद मैंने आपसे पूछना है। अपनी वेबसाइट खोल के रखिए। स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज आप अपने कोड में एक्सप्लेन करें कि आपने इवेंट लिस्टनर क्यों लगाया हुआ है। ये तो ठीक है, आप एक जनरल बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने कोड में इसको इवेंट लिस्टनर को यूज़ क्यों किया है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या पर्पस है यानी। अच्छा सारा, आपने ये बताना है कि आपने अपनी CSS में ये यूज़ किया है एक ये हीरो सेलेक्टर आपने यूज़ किया है, और हीरो सेलेक्टर के ऊपर आपने 4 डॉट्स की तरह एक लगाया और उसके बाद आपने आफ्टर लिखा है। तो इसका क्या मतलब है और ये CSS कहाँ अप्लाई हो रही है और ये क्या कर रही है आपके इस प्रोग्राम में, आपने ये बताना है। और माइक का इशू नहीं होना चाहिए। अब आपका मुझे माइक में ही आंसर चाहिए। अपना माइक ऑन करें। ठीक है रेहान, सारा आपने आंसर देना है। रेहान का हो चुका है, मैं इनको मार्किंग कर देती हूँ जो भी इनके मार्क्स हैं। सारा आपने आंसर देना है इसका माइक खोल के, तो जरा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपका भी माइक इशू कर रहा है क्या? यहाँ सबका माइक इशू कर रहा है मेरे ख्याल से। अभी इसको मैं रीजन समझूं या फिर
सारा आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप आंसर नहीं दे रही हैं, आपको फिर मैं मार्क्स दे दूंगी इसी हिसाब से। मैम ठीक वो है, कह रही हैं कि उनका नेट खत्म हो गया है। ये सबके इशू ना आज ही आ रहे हैं, किसी के माइक का, किसी का नेट का। अब अगर किसी का इशू आया है तो मैंने उसको बिल्कुल भी रियायत नहीं करनी है, तो पहला असाइनमेंट है, तो मैं इतना वेट कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से जिसका कोई इशू होगा ना, फिर उस हिसाब से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे डायरेक्टली। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं इसी में टाइम निकाल दूँ, बाकी तो भी तो हमने क्लास लेनी है। अच्छा, ईमान फातिमा, ईमान फातिमा हाँ जी है हमारे साथ। अच्छा, आप अपनी वेबसाइट खोल के रखिए अपना, ताकि मैं पूछ लूँ आपसे डायरेक्टली। आपने तो सिर्फ HTML ही यूज करिए, कोई CSS नहीं यूज करी क्या? मैम की है। और आपने जिप फाइल की है ना, तो ये मेरे पास ओपन नहीं हो रही है। आप जिप फाइल का मैंने इसीलिए मना किया था। जरा आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिप फाइल मेरे पास इस तरह से ओपन होती नहीं है। मैंने जब भी मना किया था कि कोई जिप फाइल में नहीं करे। अच्छा, आप बताएं ईमान, आपने अपने स्टाइल और क्षेत्र में सबसे लास्ट में फॉर्म बटन और होवर लिखा हुआ है, और उसके बीच में आपका ये इस तरह से कॉलन यूज हुआ है, तो इसका क्या पर्पस है और ये क्यों यूज हुआ है? मैम जब हम जो हमारा लिंक बटन है उसको क्लिक करेंगे ना, तो उसका कलर चेंज होगा, इसलिए यूज किया है। तो ये जो 2 डॉट्स हैं, इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है, किस सिचुएशन में? मैम जब क्लिक होगा। नहीं, क्लिक होने पे तो ये तो होवर की प्रॉपर्टी यही है कि क्लिक होकर वो किसी चीज को, लेकिन इस 2 डॉट्स का क्या पर्पस है, इस 2 डॉट का क्या मतलब है? मैम मैं मैम मैंने AI से भी हेल्प ली है थोड़ी थोड़ी। मैं CSS अभी कर रही हूँ, मैंने HTML सीखा है अभी ये उस पूरे वीक में सही तरह, और इसको मैंने थोड़ा सा उधर से हेल्प ली है, थोड़ा सा खुद की है। हाँ, तो AI से तो हेल्प लेनी थी, लेकिन AI से करके समझने में था। लेकिन ठीक है, आपकी थोड़ी बात मुझे समझ आई है, आपने ठीक भी कहा। ये जो इस तरह से कॉलन ही होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज पे ये चीज अप्लाई कर रहे हैं। होवर इफेक्ट आपने उस क्लास पे देना है, तो उस क्लास पे इस यानी कि जो मैं पे कह रही हूँ ना, तो ये जो 2 डॉट्स होते हैं, ये बताते हैं कि हमने होवर क्लास उस चीज पे अप्लाई की है। ठीक है, बाकी आपने अच्छा बनाया है और आपको मार्क्स मिल गए होंगे आपके। अच्छा, असाइनमेंट 2 के अब मैं क्वेश्चंस करूंगे। असाइनमेंट 2 के लिए रेडी रहे, और असाइनमेंट 1 के इस हिसाब से सब लोगों को मार्किंग मिल जाएगी। मैम अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी सारा। जी मैम, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपका असाइनमेंट हटा दिया, मैं भी लगा के आपसे पूछ ली, मैंने पूछा था। जी अच्छा जी, मैंने ये पूछा था कि आपने ये हीरो जो सेक्शन बनाया है, इसमें आपने हीरो आईडी को कॉल करके उसके बीच में 4 डॉट्स लगाए हैं, तो ये इसका क्या पर्पस है और ये क्या आपके प्रोग्राम में, आपकी वेबसाइट में वर्क कर रहा है?
जी ये जो 4 डॉट्स हैं इनको हम सूडो एलिमेंट सूडो क्लास कहते हैं और ये बेसिकली जो कंटेंट होता है उसके बाद जो है अगर हमने कोई कंटेंट ऐड करना होता है तो हम इसको ऐड करते हैं इसके थ्रू। ठीक है सारा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हीरो जो आईडी है जो कि हमारा वो हीरो सेक्शन का जो इमेज है उसके बाद ये जो है ना एग्जैक्ट हमने फिर ऐड कर दिया जो भी कंटेंट हम ऐड करेंगे। जी हाँ ठीक है सारा, गुड, मैंने आपको मार्क्स दे दिए। अच्छा असाइनमेंट 2 की अब बारी आ चुकी है। असाइनमेंट 2 बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया है, सिर्फ 4 बच्चों ने किया है अभी तक। ठीक है, फिजा अफजल। यार जिप फाइल आप लोगों ने जिप फाइल नहीं करनी है सेंड, बस जो फाइल आपने बनाई है ना उसके के सोर्स में जो फाइल्स आपने यूज करी हैं आप सिर्फ वो भी शेयर कर सकते हैं। जिप फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओपन में एक बड़ा हो जाता है उसको ओपन करना। ओके मैम। चलिए आप बताएं आपने इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया है और आपने इस वेबसाइट जो ये आपने बनाया है इसको किस तरह से ब्रेक किया है और आपने एटॉमिक डिजाइन पैटर्न में अपने कौन कौन से किस कंपोनेंट में ब्रेक किया है, यानी एटम में क्या रखा है, इस तरह से आप बताइए ताकि यहाँ पे सबको भी ये चीज क्लियर हो। जी मैम। मैम मैंने एटम में ना बटन डॉट जेएस हेडिंग इमेज बॉक्स इनपुट और टेक्स्ट मैंने ये कंपोनेंट एटम में बनाए हैं ये पार्ट्स। और मैं ये एटॉमिक जो डिजाइन स्ट्रक्चर है उसको एटम में कंपोनेंट्स के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिजम्स टेम्पलेट्स ये मैंने कंपोनेंट के अंदर लगाए हैं। और जो सोर्स के अंदर मैंने सोर्स के अंदर कंपोनेंट और पेजेस लगाए हैं। इसमें मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स और इंडेक्स डॉट सीएसएक्स और मेन डॉट जेएसएक्स यूज किया है। ठीक है वेरी गुड। अच्छा आपने पता ये करना होगा कि अपनी कोडिंग की जो वीडियो है ना वो ग्रुप पे भी डालनी है, ठीक है फिजा आपने भी और रेहान ने भी। जी मैम। ठीक है आप लोग को मैंने मार्क्स दे दिए और अब इसी हिसाब से मैं सबकी मार्किंग करूंगी। हमारा एवोल्यूशन का क्राइटेरिया ये होता है। जी अहमद हैंड रेज किया हुआ है आपने। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने असाइनमेंट 1 अपलोड नहीं की तो वो मैंने आपको इशू बताया तो ऐसे ही अपलोड कर दूं? क्या असाइनमेंट? जी कर दें अपलोड। और मैम वो असाइनमेंट 2 के लिए टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा? जी मैं करूंगी, टाइम एक्सटेंड करती हूँ, अभी करती हूँ। ठीक ओके है मैं असाइनमेंट अपलोड करने लगी। जी आप सब असाइनमेंट करें। असाइनमेंट ना करने वाली बात नहीं हो चाहिए, डेडलाइन में आगे बढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि करना है काम आपने सबने। जी अब्दुल रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो मैंने ज़रा सिग्नल जा रहा मैं पूछना चाह रहा था मेरी असाइनमेंट की बारी यही अभी या नहीं आपका मैंने नाम कॉल नहीं किया, आपने असाइनमेंट मैं देख लिया लेकिन कॉल नहीं करा। कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया। ठीक है जी मैम। वो नेक्स्ट में एवेलुएट होंगे मेरे जिनका नहीं हुआ है अभी एवेल्यूएशन, क्योंकि नेक्स्ट बाद में जो मंडे आएगा नेक्स्ट असाइनमेंट्स में एवेल्यूएशन होगी। ओके ठीक है तो जी बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और जो मुझे बिगनर्स को एक कॉन्सेप्ट देना था वो दूंगी। जी जलाल। मैम जेएक्सएक्स और सीएसएक्स ये क्या कौन सी फाइल होती है? ये जेएस ही होती है फाइल, इनको हम दोनों नेम से जो है वो लिख सकते हैं। जी अब्दुल रहीम। मैम मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने ना ये अपनी वेबसाइट जो है ना वो बाइट होस्ट पे मैंने ना होस्ट की थी तो मैंने ना उसके बाद थोड़ी सी चेंज की, मैं वेबसाइट में थोड़ी सी बिल्कुल माइनर से चेंजिंग की तो वो आ गया योर क्या उसे कहते हैं होस्टिंग विल बी सस्पेंडेड।
तो वो दोबारा मुझसे हुआ है, तो मैम वो कैसे दोबारा होगा? वो नहीं जा रही अब दोबारा से, आपका असाइनमेंट नहीं जा पा रहा, मतलब ये कह रहे हैं आप? जी मैम, कोई और अब वेबसाइट है जिसपे हम होस्टिंग कर सकते हैं? होस्टिंग करनी है आपने? आपने कहाँ होस्टिंग की थी इससे पहले? जी मैम, बाइट होस्ट पे। अच्छा जी, लोकल होस्ट कह रहे हैं आप या डायरेक्ट लाइव? लाइव। सिर्फ लोकली लाइव करना है ना, कि आप किसी और को लिंक दें तो वेबसाइट खुल जाए? जी जी। अच्छा, तो ये हमारे पास गिटहब होता है, गिटहब के थ्रू भी हो सकता है, नेटलीफाई के थ्रू भी हो सकता है, और वर्सल ये ऐप्स होते हैं, ये वेबसाइट होती है, इनके थ्रू भी हो सकता है। गिटहब तो सबसे इजी होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जी मैम, थैंक। ठीक है, और अगर आपको इसकी गाइड लेनी हो ना तो जलाल से लीजिएगा, इनको पता होगा, ये मेरी लास्ट सेशन में थे, इससे पहला वाला जो बैच था ना, तो इनको इसके बारे में पता है किस तरह से लाइव होती है, तो आप ले सकते हैं उनसे आइडिया। जी मैम, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पहले मैं फाइल खोल लूँ फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मैंने बनाया हुआ है एक बेसिक सा पोर्टफोलियो। बताना सिर्फ मुझे इसमें ये है कि हम किस तरह से अपने पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं और उनको आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझने में, और अभी किसी का आउटपुट नहीं आया तो उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की, तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से एक क्लास बनाऊंगी जिसके थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगी कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले एक फोल्डर बनाना होता है जिसको ओपन किया जाता है। अब वो चीज़ तो आप लोगों को पता होगी फोल्डर किस तरह से, मैं बता भी देती हूँ कि यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन है, हम यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके न्यू फोल्डर खोल सकते हैं। यहाँ जो आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, आप यहाँ से उनको खोलकर सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने फोल्डर, ये होता है फोल्डर, ये होती है फाइल। ठीक है, हमने ठीक है, ये फोल्डर, और उसके बाद ये होती है हमारे पास फाइल। ठीक है, मैंने फोल्डर क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद उसकी फाइल्स, अगर हम चाहते हैं ना, जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि जो सेम ज़ुआन है, ये एक मेरा फोल्डर है और इसमें मौजूद जो मेरा डाटा होता है, यानी ये जो हमारे पास फाइल्स है, और इन फाइल्स में एक एक्सटेंशन होती है डॉट, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये फाइल जो है ये कौन सी है। जैसे यहाँ पे पहली जो है वो HTML की डॉट HTML की फाइल है। दूसरी जो है वो मैंने कोई पिक्चर अगर हमें यूज़ करनी होती है ना, तो हम यहाँ पे अपनी पिक्चर को सेव करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट जो फोल्डर है वो अब आपको एक्सेस हो जाएगा आपके डेस्कटॉप में या जहाँ भी आपने उसे सेव किया, और आप वहाँ पे अपनी पिक्चर को डाल सकते हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपके पिक्चर का एक्सेस मिल जाएगा। आपने अपनी पिक्चर को इस तरह से उसकी भी रिप्रेजेंटेशन देनी है .jpg। फिर हमारे पास जो है वो JS होती है, JS को भी हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। यहाँ मैंने एक्सटर्नल ही यूज़ करी है, यूज़ नहीं करी, सिर्फ फोल्डर बनाया हुआ है। यूज़ मैंने इंटरनल की, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास जो है वो आ जाए। फिर हमारे पास यहाँ पे style.css है, इसको भी हम 3 तरह से यूज़ करते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन में किस तरह होती है कि जैसे अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ इस हेडिंग पे यूज़ करूँ, तो मैं सिर्फ इस टैग में लिख सकती हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, और इजीली मैं अपना जो कलर है वो लिख सकती हूँ, और सिर्फ इस चीज़ पे मेरा कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसको इनलाइन कहते हैं। और इंटरनल CSS क्या होती है कि जो मैंने, ठीक है, बल्कि मैंने अलग यूज़ करी, जो इंटरनल जो होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं स्टाइल टैग में, यानी कि हेड में रहते हुए मैं यहाँ पे एक टैग बना सकती हूँ स्टाइल टैग का। ये जो स्टाइल टैग है ये मेरे पास हो गया इंटरनल। अब मैं इसमें लिख सकती हूँ सेलेक्टर के थ्रू कि मैं H1 पे जा रही हूँ और H1 लिख सकती हूँ, और इस पर मैं इसको जो भी कलर देना चाह रही हूँ कलर दे सकती हूँ, बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर दे सकती हूँ, और जो भी मैं दूंगी वो चीज़ अप्लाई होगी। किसके थ्रू हो रहा है ये? इंटरनल CSS। और इस तरह हमारा एक्सटर्नल CSS होता है, जो कि हम एक्सटर्नल एक फाइल बनाते हैं और उसमें अपनी सारी CSS सेलेक्टर्स के थ्रू बुला के अपनी जो CSS है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और को हमारी इस पेज को style.css से लिंक करने के लिए हम एक लिंक टैग यूज करते हैं, और इसमें उसका रिलेशन बताया जाता है, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो एक स्टाइल शीट है। एक स्टाइल शीट के तौर पे हमारी CSS जो है वो बन रही है, और इसका जो रेफरेंस है हम वो लिखते हैं यहाँ पे। ये वो रेफरेंस होता है जो कि फाइल का एग्जैक्ट नेम होता है। ठीक है, जो एग्जैक्ट नेम होता है आपने वही यहाँ लिखना है, तभी आपका जो वेबसाइट है वो लाइव होगी, और आपको ये चीज़ें जो है जो आपने CSS यूज करी वो उस पर अप्लाई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने किस तरह से, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये HTML का स्ट्रक्चर है जो कि खुद लिखा हुआ आ जाता है। अगर मैं Shift 1 और टैब एक साथ प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास जो है एक इतना सा स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा।
फिर उसमें हमने हमारे पास वो कंसिस्ट करता है हेड टैग पे और बॉडी टैग पे। हेड टैग में हमारी सारी ये डिटेल्स होती है जो हमारी इस वेबसाइट पे शो नहीं हो रही होती, वेबसाइट पे वर्क हो रहा होता है, और बॉडी पे हम वो सारा कंटेंट लिखते हैं जो हमें शो कराना है। जैसे इसमें मैंने कुछ सिमेंटिक टैग यूज किया, जैसे कि हेडर ये हमारी जो वेबसाइट है उस हमारी जो कोडिंग है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि हेडर ये बता रहा है कि इस हेडर में हमारा जो है ये सिर्फ हेड की चीज़ है। इसमें मैंने एक नेव बार बनाई है, नेव बार में मैंने एक H1 यानी हेडिंग, फिर मैंने इसमें ULLI का मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे लिंक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये कहाँ होंगे, ये हमें नेव बार में मिलेंगे। दूसरा हमारा होम सेक्शन है, उसमें भी मैंने एक सेक्शन उसको ID दिए, देन उसको क्लास, और फिर हमने ये चीज़ें, अब ये तो आप लोगों को पता है कि सेक्शन क्या, बटन क्या, पी क्या, ये तो मैंने आपको डिटेल दे दी थी, लेकिन इसको लिखते किस तरह से मैंने वो थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाया है कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं। सेक्शंस की फॉर्म में मैंने हर चीज़ को ब्रेक किया हुआ है, फुटर भी बनाया है, फुटर भी मैंने एक सिमेंटिक टैग है तो वो भी यूज़ किया है। फिर एक script.js जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, script.js एक्सटर्नली यूज करी। इसके भी 3 ही तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन जैसे CSS यूज हो रही है इस तरह JS यूज हो सकती है। इंटरनल यूज करने के लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग बनाना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट टैग जैसे इस तरह से होता है ना, स्क्रिप्ट टैग होगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं अपनी जो भी JS लिखूंगी वो मैं लिख सकती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, जो भी मुझे लिखना है मैं वो चीज़ यहाँ से लिख सकती हूँ। ये हो गई इंटरनल। और एक्सटर्नल बनाने के लिए हमें उसको लिंक करना पड़ता है, लिंक हम करते हैं इस टैग से। इस टैग के बाद हम इस पर वो एड्रेस लिखते हैं, जिस एड्रेस यानी कि जिस नेम से मैंने अपनी फाइल को बनाया है। इस तरह से ये तीनों फाइल अब आपस में लिंक हो चुकी हैं। हर चेंजेस के बाद हमें Ctrl+S करना होता है, वरना जो चीज़ हमने की है, चेंज हमने की है, वो शो नहीं होगा। यहाँ से हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं लाइव सर्वर की, और यहाँ पे फिर दोबारा से हम अपने फाइल वाले पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, फिर अब हमने अपने लाइव को करना है, यहाँ से हम ओपन, एक ये तरीका होता है, एक ये भी तरीका होता है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँ इंडेक्स और HTML को, और यहाँ पे मैं कॉपी पाथ इसको कॉपी कर दूँ, और कॉपी करके गूगल ब्राउजर पे जाकर मैं इधर जो ब्राउजर है यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ। यहाँ पे पेस्ट करूँगी ना तो भी मेरी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका भी होता है, और ये भी तरीका होता है कि मैं ओपन विद लाइव सर्वर करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर दूँ। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ये देखें, ये वो ULLIs है जो मैंने बनाए थे, और उसको मैंने CSS से पोजीशन कर दिया इस तरह से। और ये हमारा हेडर है, ये हमारा मेन कंटेंट सेक्शन है, इसमें मैंने हायर मी का एक बटन यूज़ किया है, और थोड़ा सा जो है हेडिंग है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा लिखा है। फिर अबाउट मी की हेडिंग है, देन ये पैराग्राफ है, साइड में कर देती हूँ मैं। ठीक है, फिर ये प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स मैंने पिक्चर कुछ नहीं लगाई हुई, मैं लगा सकती हूँ। और फिर मेरा जो है कॉन्टैक्ट भी है, इसमें मैंने थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही होगी, और वो क्या हो रही है कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकती हूँ, जीमेल लिख के अपना कोई भी मैसेज देना चाहती हूँ मैं दे दूँगी, सेंड कर दूँगी। यहाँ मेरे पास एक अलर्ट शो हो जाएगा कि थैंक यू, योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट लगाई हुई है, ये तो CSS है। CSS और HTML समझना आसान होता है, थोड़ा सा जो मसला होता है वो हमारे पास जो होता है वो जावास्क्रिप्ट पे समझने का होता है। लेकिन देखें, अगर इसको आप देखें ना आपको समझ आएगा। ये तो सिर्फ स्क्रॉल का लगाया हुआ है कि स्क्रॉल जो है वो मैं इजी स्क्रॉल कर सकूं, और इसमें मैंने एक स्मूथ डाला है कि मैं स्क्रॉलिंग में हमारी एक स्मूथनेस आ जाए। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे फॉर्म का यूज़ किया है कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ये सेलेक्ट करने का तरीका होता है, जैसे हमारे पास CSS में सेलेक्टर्स होते हैं ना, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू हमने सेलेक्ट किया, क्यूरी सेलेक्टर लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, क्यूरी सेलेक्टर से हमने इस फॉर्म को बुलाया। फॉर्म हमारी वहाँ पे बनी एक क्लास है, और उसको हमने यहाँ बुलाया, और हमने वहाँ पे क्या किया, एक इवेंट लिस्टर लगाया। इवेंट लिस्टर यानी किसी भी इवेंट को सुनता है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, मेरा एक क्लिक भी हो सकता है, डबल क्लिक भी हो सकता है, सबमिट भी हो सकता है, कुछ भी इवेंट हो सकता है ना। यानी फॉर्म में सबमिट करी तो वो भी एक सब इवेंट है। फिर यहाँ पे एक सबमिट का मैंने एक इवेंट लिस्टर लगाया कि इवेंट आप जब हम सबमिट करें तो उस पर हमारा जावास्क्रिप्ट एक लॉजिक लगाएगी, कुछ रिएक्ट करेगा। वो रिएक्ट क्या कर रहा है, रिएक्ट अलर्ट शो कर रहा है हमारा, और अलर्ट हमारा क्या शो कर रहा है कि थैंक यू, योर मैसेज हैज बीन सेंड। ये एक फंक्शन है जो मैंने जावास्क्रिप्ट से बनाया है। और यहाँ CSS है, ये हमारा इंडेक्स HTML है, और इससे हमारा आउटपुट आया। अच्छा, अब इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो अब आप लोग हैंड रेज करें। जी आमना। मैम मुझे दो तीन चीज़ समझ नहीं आई है। आपने पहले वो बताया था ना कि मुझे जो आपने इनलाइन और इंटरनल के बताने के बाद जो आपने शुरू में एक्सटर्नल का बताया था कि
वो टाइटल बना, वो एक्सटर्नल का मुझे समझ नहीं आया, और उसके बाद आपने बताया था कि लिंक करने के लिए एक वो चीज समझ नहीं आई, और फिर आपने बताया था कि इन लाइन के अंदर स्क्रिप्ट टैग आता है और फिर एक्सटर्नल के अंदर ये आता है और इंटरनल के अंदर वो चीज स्किप होगी, मुझे समझ नहीं आई वो वाला। सही सही मैं बताती हूँ आमना। देखिए मैंने क्या कहा था, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखें हमारे पास CSS के 3 तरीके होते हैं लिखने के। एक तो हम जिस लाइन पे, यानी मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ इस हेडिंग पे मैं चाह रही हूँ कि मैं CSS यूज करूँ, यानी जो मेरी हेडिंग है ना इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं सिंपली इस इनलाइन का मतलब यही हुआ ना कि लाइन पे, तो मैं इस लाइन पे एक कुछ भी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ और वो चीज़ उस पर अप्लाई हो जाएगी। फिर आती है हमारे पास इंटरनल CSS का मतलब ये होता है कि उसको इंडेक्स HTML के अंदर ही यूज कर रहे हैं। इंटरनल का मतलब यही हुआ ना अंदर, तो हम अंदर ही यूज करने के लिए क्या करते हैं, स्टाइल टैग, क्योंकि HTML हमारी सारी बातें टेक्स्ट फॉर्म में सुनेगा, उसके बगैर वो हमारी किसी बात को अलाउ नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं जो कि होता है स्टाइल टैग, ठीक है। और स्टाइल टैग में हम सेम वही कुछ लिखते हैं जो हमने एक्सटर्नल में लिखा है, ये स्टाइल टैग है। और उसमें अब हवा में जो भी, अगर मुझे H1 पे लगाना है मैं H1 लिखूंगी, और H1 पे जो मैं लिख रही हूँ सेलेक्टर हुआ ना कि H1 को मैंने बुलाया और इसको मैंने कलर लगाया और कलर दिया, या बैकग्राउंड कलर जो भी देना है मैं यहाँ से दे सकती हूँ। थर्ड तरीका होता है हमारे पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब वो बाहर की साइड ना, बिल्कुल बाहर, इंटरनल अंदर, एक्सटर्नल बाहर। तो एक्सटर्नल के लिए हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, और एक्सटर्नल फाइल में किस तरह से बनेगी, यहीं से बनेगी, यहीं से बनाते हैं हम style.css नाम की। और इस पे फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वहां से बुलाते हैं। मुझे अगर होम आईडी पे लगाना है तो मैं होम आईडी को बुलाऊंगी और उस पर चीजें लगाऊंगी, मुझे उसको हाइट देना है, डिस्प्ले देना है, जो भी चीजें देनी है मैं उसके साथ उसको वो चीजें दूंगी, ठीक है। और फिर अभी इस पे ये वर्क नहीं करेगा अगर ये लाइन ना हो, बिलफर्ज ये लाइन ना हो, तो अब आप लोग देखें लिंक मैंने नहीं किया और CSS मैंने लिखी हुई है, तो क्या होगा, मेरा आउटपुट कुछ यूं शो होगा, क्योंकि इस पर CSS अप्लाई नहीं हुई, ये सिंपली सिर्फ HTML है। लेकिन अब मुझे इस पे, मैंने जबकि इतना सब कुछ लिख लिया, इस पे अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक लिंक टैग यूज करूंगी। लिंक टैग हमारा फाइल्स के दरमियान एक लिंक पैदा करता है, लिंक बनाता है। और लिंक किस टाइप का बनना है, स्टाइल शीट का। स्टाइल शीट क्या होती है, एक ऐसी चीज जहाँ पे स्टाइलिंग हुई हुई हो ना, एक इस तरह की शीट, तो ये एक स्टाइल शीट है जो यहाँ तैयार हुई हुई। अब इसका नाम मैं यहाँ क्या है, style.css, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिखूंगी style.css। अगर मैंने यहाँ गलत नाम लिखा ना तो ये एक्सेस नहीं करेगा हमारी CSS को। अब जो भी चीज CSS में लिखी थी उससे इसका लिंक हो चुका है, और यहाँ पे अब हमारा आउटपुट जो है वो CSS के साथ शो होगा। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी हम 3 तरह से ही करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन मतलब लाइन पे, जिस लाइन पे जावास्क्रिप्ट लगानी है मैं उस लाइन पे, यानी जो सबमिट का बटन है ये बटन, मैं चाह रही हूँ कि मैं डायरेक्ट इस पे ही इवेंट लिस्नर लगा दूं, तो मैं ना यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, और जो इवेंट है वो हमारा जो है वो इवेंट लिस्नर, और इवेंट लिस्नर के थ्रू मैं अलर्ट लगा सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सटर्नल यूज करना चाह रही हूँ तो मैं एक्सटर्नल करूंगी, यहाँ से भी लिख सकती हूँ। और मैं इंटरनल फिर वही बात कि वो टेक्स्ट फॉर्म में हमारी बात को समझता है, तो हम स्क्रिप्ट का एक टैग यूज करेंगे, उसमें अपनी सारी JS जैसे मैंने एक्सटर्नल में लिखी है वही सब यहाँ भी लिखेंगे। और थर्ड होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल, यानी कि सेपरेट फाइल बनाऊंगी। और वही बात कि ये इसका लिंक इससे नहीं हुआ है, तो लिंक अगर मुझे इससे करना है तो मैं एक और लाइन लिखूंगी स्क्रिप्ट की, और उसमें इसका सोर्स दूंगी। सोर्स यानी वो एड्रेस, जिस एड्रेस पे हमारी वो फाइल है, यानी इस फाइल का नेम script.js, और मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी। अब इसका जो है कनेक्शन आपस में हो चुका है, और अब ये हमारे जो सब सेंड करने पे हमें अलर्ट देगा जब मैं सारा डाटा इसको फिल करूंगी। इस तरह से अब हमारा अलर्ट जो है वो वर्क करेगा, ठीक है अब ना। अच्छा जी, अब्दुल रहीम। जी मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि जो आपने वो सबमिट के बटन लगाए हैं उसमें मैम मतलब जब हम कोई बंदा फीडबैक लिखेगा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, मतलब मैंने कोई फीडबैक लिखा और उसे सेंड कर दिया तो वो मेरे पास कैसे आएगा, मतलब कि मैं उसका ओनर क्या, हाँ अब्दुल रहीम क्वेश्चन समझ आ गया है। और इधर ना आता है फिर बैकएंड की बात, लेकिन बैकएंड हमारे पास है नहीं। लेकिन हम ना अपनी एक और होता है, जिस तरह से हम ईमेल अपना टारगेट करके ना ईमेल भी डाल सकते हैं कि आपको अगर अपना रिप्लाई, लोगों का फीडबैक ईमेल पे चाहिए ना,
तो फिर हम टारगेट एक प्रॉपर्टी के जरिए, और ये आप और देख लीजिएगा, मैंने एक दफ़ा पता नहीं बहुत टाइम पहले यूज़ किया था, तो फिर वो अपनी वहाँ पे आप जीमेल लिखते, ये कोड आप एआई से सर्च कर लीजिएगा जिसमें हम टारगेट पे अपनी जीमेल लिखते, और फिर जो यूज़र आपको सबमिट करेगा ना वो आपकी जीमेल पे रिसीव होगी। अच्छा मैम, मतलब कि हमारा जो काम है वो बस यहाँ तक ही है, हमारा वो सबमिट वाला काम नहीं है। मतलब हमारा काम सिर्फ ये सबमिट बटन वगैरह लगाना है अच्छी तरह से, मतलब यूजर इंटरफेस करना है, बैकएंड वाला काम है आपका। जी मैम, इसके पीछे कनेक्शन है वो बैकएंड पे जाती है, लेकिन ये चीज हम कर सकते हैं कि हम ईमेल लगा दें, टारगेट ईमेल पे हो, ये हम कर सकते हैं। जी मैम। जी अनम, मैम वो मैंने पूछना ये था कि वो जो सबमिट करनी है असाइनमेंट वो किस तरह करनी है। मैंने भी जिप में ही की थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी फिर सिर्फ कैसे फाइल, जैसे करनी अगर है। मैंने आपको 3 फाइल बनाई हुई थी ना आपके सामने, एक HTML की, एक CSS की, तो मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी HTML की फाइल, CSS की फाइल और JS की फाइल जो है मैं वहाँ सबमिट कर दूंगा। और रिएक्ट की है तो रिएक्ट में आप सिर्फ सोर्स में मौजूद जो फाइल जिसमें वर्किंग है ना वो सेंड करेंगे, और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग, सबकी आउटपुट की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है, सबको बोल रही हूँ मैं। ओके मैम, ठीक। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी अब्दुल रहीम। मैम मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारी सर्विसेज हमने शो करवाई हुई हैं 3 या 4, हम किसी एक पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में अक्सर वेबसाइट पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक और एक्सप्लेनेशन उसके बारे में खुल रही होती है, मतलब उस स्पेसिफिक सर्विस के बारे में, तो वो एक अलहदा से उसके लिए फाइल बनानी पड़ती है हमें उस लिंक को खोलने के, या उस एंकर टैग के जरिए लगता है वो? जी, आपने जो है ना उस नाम की फाइल बनानी होगी जो भी सर्विसेज होगा, और उसका फिर लिंक आपने एंकर टैग के थ्रू उधर लिंक देना होगा कि वो क्लिक करे यूजर तो उसका पूरा पेज खुले। ठीक। अच्छा मैम, इसके लिए अलग-अलग फाइल फिर बनानी पड़ेंगी हर सर्विस के लिए, मतलब पीएस कोड में अलग-अलग फाइल? हाँ जी, फाइल डिफरेंट बनानी पड़ेंगी आपको, जब भी तो हमारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम रिएक्ट यूज करें, रिएक्ट में कंपोनेंट्स के जरिए फिर इजी हो जाता है काम। जी, थैंक यू। जी अनम, क्वेश्चन हो चुका है तो आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। जी मनाहिल। मैम आपने इंस्पेक्ट का कुछ बताया था। हाँ जी, इंस्पेक्ट मैं दोबारा से दिखाती हूँ इंस्पेक्ट होता क्या है। ये आपने अच्छा क्या पूछ लिया। देखिए इंस्पेक्ट ना, ये जैसे अगर प्रोजेक्ट है ना तो मैं इसके लेफ्ट क्लिक करूंगी, इसकी इंस्पेक्ट पे जाऊंगी और इसकी जितनी भी कोडिंग है ना मेरा यहाँ एक्सेस हो जाएगा। अगर कोई एरर होता है ना तो वो इधर आपको यहाँ नजर आ जाता है कंसोल पे जाके, जो भी एरर होता है ना वो चीज़ आपको यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, जितना भी अगर कोई एरर आता है, जैसे इसमें अगर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज का लिंक दिया हुआ है लेकिन इमेज फाउंड नहीं हुई। तो इमेज फाउंड कैसे होगी, जब मैं इमेज दूंगी, यहाँ पे आ रहा है गेट, जो ये मैंने डाला है ये कोई इमेज फाउंड नहीं हो रही है क्योंकि ये किसी इमेज का लिंक नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया प्रोजेक्ट 1। तो इस तरह से आपके जितने भी एरर्स है ना वो आ जाते हैं। और इसके अलावा कि अगर हमें किसी और वेबसाइट का कोई बैकग्राउंड इमेज चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है ना, तो वो हम इंस्पेक्ट करके, और ये जो ऑप्शन होता है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जाएंगे ना हम सिलेक्टर, और इसके थ्रू मुझे ये बैकग्राउंड इमेज, जैसे यहाँ तो कुछ नहीं लगी हुई, लेकिन इस पर क्लिक करूंगी ना तो मुझे इसकी सारी जितने भी इन्फॉर्मेशन है ना उनका एक्सेस मिल जाएगा। मैं वहां से उसका लिंक कॉपी करूंगी और अपनी वेबसाइट पे मैं इजीली लगा सकती हूँ। तो ये एक ट्रिक होती है किसी का लोगो उठाने की, किसी का कोई, अगर आपको इमेज अच्छी लगती है ना तो आप इजीली वहां से उस चीज को ले सकते हैं इस इंस्पेक्ट डेवलपर्स व्यू के थ्रू। ठीक है ना? और मैम जी मैम, मैंने आपको कहना था कि आप वो जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो भी कल के लिए एक्सटेंड कर देंगी। ठीक है, मैं करती हूँ एक्सटेंड। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा जी आमना ना, जी हाँ आमना, कोई मैम वो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने स्क्रीन को स्प्लिट किस तरह से किया था बीच में से? ये स्प्लिट मैंने बेसिकली स्प्लिट तो नहीं, मैंने ये सिर्फ रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए एक तरीका होता है वो किया था। देखें अगर हम यहाँ जाते हैं ना, ये मैंने किया हुआ इंस्पेक्ट, तो बस मैंने यूँ किया है, स्प्लिट नहीं करा। ये देखें, ये इस तरह से यूँ हो गया, आपके पास भी खुलेगा, और ये मैंने यूँ किया है और कुछ भी नहीं करा। ठीक है। अच्छा जी अब्दुल रहीम।
अच्छा मैम, मुझे ना ये मीडिया क्वेरीज लगाते वक्त ना प्रॉब्लम आती है, मतलब इंटरफेस तो मुझसे सही अच्छा बन नहीं जाता, स्टाइलिंग हो जाती है, लेकिन जब मीडिया क्वेरीज लगाने की बारी आती है ना तो उसमें मुझे मुश्किल होती है थोड़ी। मतलब लगाने का तरीका भी आता है कि कैसे लगती है, लेकिन ना मतलब वो डिव ऊपर नीचे करना उसमें मुझे मसला आता है। और सेकंडली ये जो आपने ये रिस्पॉन्सिव की ना, इस पे कोड प्लीज इसमें सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। किस चीज का कोड? ये जो आपने रिस्पॉन्सिव की मीडिया क्वेरीज लगाई ना, उसका मीडिया क्वेरीज का वो स्क्रीनशॉट फाइल भेजिएगा ग्रुप में। सही सही है। अच्छा, आपको क्यों इशू आता है? पोजीशनिंग करने में इशू आता है? जी जी मैम। ना कि एक चीज फोन लैपटॉप पे यूं दिख रही है तो फोन पे उसका इशू आएगा। जी मैम, मतलब कि एक लैपटॉप पे दिख रही है ना, तो वो मोबाइल पे देखने के लिए ना मैं उसको स्प्लिट करता हूँ अपने स्क्रीन को, तो वो समझ नहीं आती कि कौन सा डिव ऊपर करूँ कौन सा नीचे करूँ, उसकी ना मतलब सीक्वेंस में मुझे मुश्किल आती है। तो वो तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ तो होता ही है, लेकिन पता है क्या, मैं जैसे करती हूँ, मुझे पोजीशन का ये होता है कि कोई चीज़ अगर बड़ी है, अब वो फ़ोन पे मुझे बड़ी दिखती है, अब मुझे वो छोटी करनी है, तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं सब पे पोजीशन रिलेटिव लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि अब मैं सब चीज़ों को लेफ्ट राइट करके अपने हिसाब से जितना मुझे अच्छा लग रहा होता है मैं वो कर देती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें जो मुझे एक्स्ट्रा लग रही होती है उसे मैं डिस्प्ले नन कर देती हूँ। सबसे ईजी लगता है मुझे मीडिया क्यूरी का, यानी जो कोड मैं स्टाइल का जो मैंने लिखा है ना, मैं उसको कॉपी करके मीडिया क्यूरी में पेस्ट कर देती हूँ, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको मैं कट करते रहती हूँ, और जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ ये बड़ा साइज़ है उसको साथ ही साथ में पोजीशन करती हूँ रिलेटिव, और उस पे लेफ्ट राइट कर करके उसको मैं छोटा और हाइट वेट लगा के उसको सेट कर देती हूँ। तो सबसे ईजी वे ये होता है कि आप जो स्टाइल लिखा है ना उसको कॉपी करें और उसको मीडिया क्यूरी में पेस्ट कर लें, और अपने हिसाब से उसको एडिट करते रहें हर लाइन को, फिर आप भूलेंगे नहीं कि इसके बाद इसकी बारी है, इसके बाद इसकी बारी है। मतलब मैम, मतलब जो ठीक है, आपने अभी पूरा एक हेडर सेक्शन बनाया उसको पूरा हेडर सेक्शन आप कॉपी पेस्ट कर देती हैं उसमें? हाँ, मैं कर देती हूँ कॉपी और पेस्ट, और फिर मैं जब वहाँ देखती हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उस लाइन को कट कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मुझे पता भी होता है कि अब इसके बाद इस चीज़ की बारी है, और जो फॉन्ट्स और जो विड्थ होती है वो मैं उस हिसाब से करती रहती हूँ। सबसे पहले मैं सब चीज़ों की पोजीशन रिलेटिव कर देती हूँ कि अब मैं इस चीज़ को ईजिली मूव कर सकती हूँ। तो ये एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ करें तो आपको सही रहेगी। मैम आपके पास इसके रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल वगैरह पड़ा होगा, वो आप सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप में। इस चीज़ का किस तरह से मीडिया क्यूरी होती है, चले मैं एक क्लास रख लूँगी मीडिया क्यूरी पे, थोड़ा सा गाइड दे। जी मैम, क्योंकि हमने तकरीबन जितने भी शायद स्टूडेंट्स हैं ना, हमने ज़्यादा फोकस रखा होता है लैपटॉप के रिलेटेड है, जो लैपटॉप में हमें दिखते होती है ना इंटरफेस, तो वो फिर बाद में मसला होता है। जी मैम, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं सेंड कर दूँगी या तो वीडियो, या तो मैं क्लास में ही इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर दूँगी। अच्छा जी अहमद। जी अहमद, आपने एंड किया हुआ, जल्दी जल्दी पूछ लें तो क्लास एंड होने वाली है। मैंने सोचा था मैं कुछ रिएक्ट के बारे में पढ़ा दूँगी, लेकिन यहाँ मैं असाइनमेंट अपलोड कर दिया और वो वीडियो भी भेज दिया ग्रुप में। ठीक है अहमद, गुड है। अब बाकी जिनके लिए डेडलाइन आगे बढ़ानी है मैं एक्सटेंड कर दूंगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, असाइनमेंट करना है और जो इशू फेस हो आपने ग्रुप पे पूछना है, एक दूसरे की हेल्प भी करनी है, और जिसको मैंने कहा स्ट्रक्चर सेंड करे वो अपना स्ट्रक्चर भी सेंड कर दे, और 2 स्टूडेंट्स को कहा था ना मैंने, तो स्टूडेंट वो कर दें, और जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें ना तो हेल्प करें, ये चीज़ नोट होती है, और आप लोगों को फिर इस चीज़ के भी मार्क्स होता है कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बाकी मैं जहाँ तक देखूंगी आप लोग के साथ साथ हेल्प करते रहूँगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हमारी जो है वो क्लास एंड हो रही है। मैं चाह रही थी कि रिएक्ट के बारे में बता दूं, लेकिन ये है कि अब मैं कल ही उस चीज़ को बताऊंगी, क्योंकि अब बताने तो टाइम नहीं है। अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग ग्रुप पे पूछिएगा।